हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम सीमा है और आप सभी स्टूडेंट का विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर स्वागत है। हाँ, आज से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके पिछले जो हमने आपके समाज सुधारक आंदोलन पढ़े थे उसमें ब्रह्म समाज को देखा था, प्रार्थना समाज हुआ, वेद समाज हुआ और आर्य समाज को हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज से हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपका यंग बंगाल से आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था बंगाल में उससे शुरुआत करेंगे। जितने बचे हुए इसके टॉपिक्स है वो आज की क्लासेस में हम कवर अप कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में वापस शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी कॉपी पेन खोल के रखिए और जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड आपको नोट कराया जाए उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहले इस क्लासेस की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए ताकि वो क्लासेस को ज्वाइन कर सके और इस क्लासेस को अच्छे से वो कर सके। ठीक है, तो अभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाइए ताकि हर स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर और हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और वो टॉपिक रहेगा आपका यंग बंगाल के नाम से। ठीक है, ये है आज का आपका टॉपिक। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल जो आंदोलन है वो बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी और जिस व्यक्ति ने शुरुआत की थी उनका नाम है आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इस यंग बंगाल की शुरुआत की जाती है और डेरोजियो के द्वारा ही आपके एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की ये स्थापना करते हैं। इसके साथ भी उन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली थी। वो पत्रिका थी आपके पेरिस कलकत्ता गजट एंड ईस्ट इंडिया गजट के नाम की पत्रिका इन्होंने यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, साथ ही इनके जो शिष्य थे आपके डेरोजियो के वो थे आपके गोपाल घोष, राम गोपाल घोष हुए, कृष्ण मोहन बनर्जी एंड महेश चंद्र घोष इनके शिष्य थे। ठीक है, डेरोजियो के अच्छे काम की वजह से उनको सुकरात के साथ में उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, बंगाल में जब इन्होंने समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्य किए थे इसलिए उनकी तुलना किससे की जाती है, वो उनकी तुलना की जाती है सुकरात से। ठीक है, तो डेरोजियो जो है वो आपके आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है इनको और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति के इन्होंने क्या कहा था, पिता कहा था। ठीक है ना, किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो ये था आपका यंग बंगाल आंदोलन और उसके बाद में हम आपकी देखेंगे रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना की जाती है वो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि विवेकानंद जी ने इनकी स्थापना की थी। जो इनके गुरु थे परमहंस, ठीक है, परमहंस उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके ही शिष्य थे विवेकानंद जी और आगे चल के उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं और विवेकानंद जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो दक्षिणेश्वर के जो आपके मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके परम शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी। यानी कि दक्षिणेश्वर में मंदिर में आपके रामकृष्ण परमहंस थे वो वाकई क्या थे, आपके पुजारी थे और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है विवेकानंद जी की। ठीक है ना, और तभी से ये इनके गुरु बन गए थे। विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो आपके अमेरिका में हुआ था वहां पे भाषण दिया था और पूरे विश्व में ये प्रसिद्धि पाई थी। यानी कि जब आपके विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका के शिकागो जो शहर में गए थे वहां पे भाषण देने के लिए, तो उनके भाषण से प्रभावित लोग इसलिए हुए थे कि इन्होंने वहां पे जितने लोग बैठे हुए थे वहां पे जाते ही उन्होंने सबको अपने भाइयों और बहनों के नाम से एक इस वर्ड से उन्होंने शुरुआत की थी जहाँ पे पूरे जितने भी हॉल में लोग बैठे हुए थे और तालियों से गूंज पची थी। ठीक है, इसलिए नहीं कि भाइयों और बहनों बोले थे, उनकी आवाज में वो ताकत थी, वो बुलंद थी और वो हौसला था। ठीक है, जिससे वो लोगों को प्रभावित किए थे। वहां पे अमेरिका जाने से पहले
खेतड़ी के महाराज थे, ठीक है। खेतड़ी के महाराज नहीं, आपके नरेंद्र नाथ, क्योंकि आपके विवेकानंद जी का जो नाम था वो नरेंद्र था, और जो स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि दी गई थी या स्वामी विवेकानंद जो नाम रखा हुआ था वो खेतड़ी के राजा ने ही उनको नाम दिया था, ठीक है ना। अमेरिका जाने से पहले उनके साथ में जब खेतड़ी के राजा से मिले थे तो उनको नरेंद्र नाथ के नाम के बदले स्वामी विवेकानंद नाम रख दिया गया था। विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखना चाह रहे थे और पूरे विश्व को इस क्षेत्र में भारत से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, ये विवेकानंद जी के द्वारा कहे हुए वर्ड्स थे, ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने पाश्चात्य भौतिक संस्कृति के कुछ अच्छे तत्वों को इन्होंने स्वीकार किया, यानी कि इन्होंने इस एक तरीके से पाश्चात्य शिक्षा को बिल्कुल ही नकारा नहीं था। कुछ उनके बारे में सकारात्मक बातें भी कही तो कुछ नकारात्मक बातें भी कही थी, ठीक है। विवेकानंद ने सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा था कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार से मनुष्य के सारे धर्म भी ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। आपको विवेकानंद जी के बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं रखना है कि इन्होंने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनके द्वारा इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई है कि उनके मार्गदर्शन को आप पढ़ते हुए, उनके मार्गदर्शन को अपनाते हुए अपने जीवन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और अपनी सफलता के लिए उनके मार्गदर्शन पर चलने पर भी आपको बहुत सारी मानसिकता जो है वो आपकी बदल जाएगी, ठीक है। तो आप उनकी बुकों को जो बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल है उनको भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए। तो उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कोर्स दिए गए थे जिससे कि लोगों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, समाज में जो जितना आपका एक तरीके से भूत प्रेत हुआ या अंधविश्वास फैला हुआ था, उनको किस तरीके से विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में समझाया, ठीक है। विवेकानंद के प्रभावशाली भाषाओं से प्रभावित होकर आपके नियांग हेरोल्ड ने, जो नियांग हेरोल्ड है आपका, उसने लिखा था कि विवेकानंद निश्चय रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व है और उन्हें सुनकर हम ये अनुभव करते हैं कि विद्या से संपन्न देश में ईसाई प्रशासक भेजना मूर्खता है, ठीक है। इंग्लैंड का जो न्यूयॉर्क हेरोल्ड आपकी पत्रिका है, उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में ये वर्ड लिखे थे, ठीक है, कि विवेकानंद जो है वो विश्व धर्म संसद में जब इन्होंने भाषण दिया था तब इन्होंने ऐसा लिखा था कि वो व्यक्ति है जो हमें भारत में हम ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए व्यक्तियों को जो भेजते थे, ये हमारे लिए मूर्खता होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही पहले व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, जो इस चीजों के बारे में अच्छे से समझता है, ठीक है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। पश्चिमी दुनिया के लोग उन्हें आपके साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो तूफानी आपके भ्रमण करने वाला साचू कहकर इनको पुकारा जाता था, ठीक है। कहाँ पे? पश्चिमी दुनिया के लोग इनको आपके साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया या तूफानी भ्रमण के नाम से इनको जानते थे, उनको एक तरीके से उपाधि दी थी विवेकानंद जी को। तो ये आपको जो वर्ड्स है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। या क्वेश्चन मार्क हो तो थोड़ा बहुत उसको नोट डाउन करते जाइए। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि वेदांत सभा की सबसे पहले तो स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो वेद समाज अलग है, वेदांत सभा अलग है, ठीक है। तो आपके वेदांत सभा की स्थापना जो है विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी आपकी? वो की थी 1896 में। और ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे, तो वो अमेरिका में की थी, जब अमेरिका में वो 1893 में भाषण देने गए थे तब, ठीक है। 1897 में अमेरिका प्रवास से वो वापस आए तो उसके बाद में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी कि सबसे पहले वो आपके भाषण देने के लिए शिकागो गए थे। शिकागो के बाद ही 2 साल बाद उन्होंने वहाँ पे वेदांत सभा की स्थापना की और जैसे भारत में लौटे तो भारत में लौटते ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ये सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। डेट भी ध्यान रखना है आपको। रामकृष्ण मिशन जो है ये कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर इनका मुख्यालय खोला गया था, ठीक है। उनका जो मुख्यालय कहाँ पे खोला गया था, तो वो है आपका रामकृष्ण मिशन का, वो है वेल्लूर और अल्मोड़ा कलकत्ता में खोले गए थे।
स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उनको समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी अपनी बुक्स में, जिसमें से एक उन्होंने लिखा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं भारत के उच्च वर्ग से अपने और सुविधाओं का परित्याग करता हूँ और निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान करता हूँ। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था कि जो उच्च वर्ग है उनके साथ उनकी सुविधा को परित्याग करते हुए जो निम्न वर्ग है उनके साथ मैं सहज या मिलजुल के रहना चाहता हूँ। विवेकानंद जी बहुत ही एक अच्छे घराने या परिवार से थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब निम्न वर्ग लोगों की यहाँ पे दुरुस्ता देखी तो उसके बाद में उन्होंने जो अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही थी या उच्च वर्ग में उस सुविधा को वो नकारते हुए निम्न वर्ग के लोगों के साथ में मिलजुल के रहना पसंद किए। ठीक है, स्वामी जी ने कहा था कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा तो ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं की। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि मैं मतलब उनके देश में लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, ठीक है, और उसके बाद भी उन्होंने ऐसे लोगों को देशद्रोही समझा जो पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के बाद में भी उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो यहाँ पे भूखे लोग या अज्ञानी लोगों के लिए करना उन लोगों को चाहिए था। ठीक है, उन सबको उन्होंने देशद्रोही बताया। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने लिखा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, इनका कहना था कि अगर 500 समर्पित व्यक्ति यानी कि अगर जेंट्सों के साथ में वो अगर काम करते हैं तो इनको 50 साल लग जाएंगे इस देश को सुधारने के लिए। लेकिन अगर वही अगर वो महिला 50 महिला से भी या महिला स्त्रियों के साथ में भी अगर काम करते हैं तो शायद वो कुछ ही वर्षों में उस काम को संपन्न कर देंगे। यानी कि इन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है क्योंकि स्त्री एक आज के टाइम मॉडर्न टाइम में देख रहे कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपके बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनको सशक्त करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीमें लाई जा रही है और आज नारी हर क्षेत्र में आपके आगे बढ़ रही है। आपने हाल ही में अभी देखा होगा कि लोकसभा में बिल भी पास हुआ है आपका कि महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो सांसद के रूप में महिलाएं होगी उसको 1/3 कर दिया जाए और 1/3 वो बिल पास भी हो गया है और कुछ ही दिनों में वो आपका लागू भी हो जाएगा। तो यही है महिला सशक्तिकरण, यानी कि जितनी सांसद आपके व्यक्ति है उसमें आधे यानी कि 1/3 आपकी महिलाएं भी वहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं के निर्णय भी आपके देश की प्रगति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए आज महिलाओं का हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंस बढ़ गया है और ये शुरुआत आपके विवेकानंद जी ने पहले ही कर दी थी कि अगर महिला को बढ़ावा दिया जाए तो जो काम मर्द उस काम को करने में अगर 2 साल लगाता है तो शायद वो महिला 2 महीने में काम कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ में धार्मिक अंधविश्वास के बारे में भी स्वामी जी ने लिखा था विवेकानंद जी ने, यानी कि विवेकानंद जी ने हर एक उस चीज के बारे में, हर एक उस स्थिति के बारे में लिखा था जो एक समाज को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रही थी। ठीक है, तो भारत में अंधविश्वास को लेके बहुत ही प्रथा यहाँ पे फैली हुई थी। सती प्रथा हो, बलि प्रथा हुई आपकी, ठीक है, शिशु वध हुआ आपका, तो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा कि हमारा धर्म जो है वो रसोई घर में है और हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म मुझे मत छुओ मैं पवित्र हूँ, यदि 1 शताब्दी तक ये चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। ठीक है, इनका विवेकानंद जी का कहना ये था कि हमारा जो भगवान निवास करता है वो रसोई घर में है। ठीक है, हमारे जो बर्तन है, ठीक है, वही आपके ईश्वर, जो हमारा ईश्वर है वो खाना बनाने के बर्तनों में समाहित है, उनका कहना था। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को कहते थे, आज भी आप SC ST के लोगों को देखेंगे तो उच्च वर्ग के लोग जो ब्राह्मण लोग होते हैं या जो अच्छी कास्ट के लोग होते हैं वो अभी भी उनको अछूत मानते हैं और उनसे पानी नहीं पीना उनके घर में या उनको अपने घर में बेड पे बैठने नहीं देना, ये सारी चीज़ों के बारे में उनके साथ में जो एक निम्न वर्ग के तरीके से जो शोषण किया जाता था, तो विवेकानंद जी ने लिखा था
कि अगर यही एक शताब्दी तक, एक शताब्दी का मतलब 100 साल तक अगर और चल गया यही चीजें, तो शायद हम सब पागल खाने में मिलेंगे। ये आपके स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। मतलब जाति प्रथा कुछ नहीं होती है, सब भगवान ने एक इंसान को बनाया है और लोगों ने उसको जातिवाद में बांट दिया है, सिर्फ यही इनका कहना है। ठीक है, स्वामी जी के अनुसार हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहाँ ना तो वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबल है। जिन्होंने अपने विभिन्न भगवानों को बांट लिया है अलग अलग जगह से कि भगवान अलग है। इस आपकी गीता हुई, वेद हुए, कुरान हुई, बाइबल हुए, ठीक है। तो सारे के सारे ये जो चीजें हैं वो लोगों ने बांटी है, ना कि आप ईश्वर ने आके बांटा है आपके। तो उनका यही कहना है कि सब धर्म एक ही जैसा है, ठीक है। और अगर उस धर्म को आप एक मान के चलोगे तो शायद आप जल्दी ही प्रगति करोगे। विवेकानंद जी की बहन थी, ठीक है, उनका नाम था सिस्टर निवेदिता, ठीक है, यानी कि निवेदिता नाम थी, जो उनकी धर्म बहन थी। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी के बारे में लिखा था और उन्होंने कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस तो इसके बाद में आते हैं, लेकिन उनकी आपकी बातों को लेके इतने प्रभावित थे, ठीक है। तो उसके बाद में जब सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी के बारे में जाना, तब इन्होंने ये बातें उनके लिए बोली थी कि अगर बंगाल के संबंध की सिर्फ स्पेशल बात की जाए तो वो हमारे भारत के यानी कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जाति को लेके, धर्म को लेके, ठीक है, और आर्थिक स्थिति को लेके, शिक्षा को लेके, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए बातें कही थी कि ऐसी चीजें अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो शायद जो भारत पीछे रह गया है उसको हम जल्दी ही स्वतंत्र कर सकते हैं और अपनी प्रगति पे चल पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपके रामकृष्ण मिशन को समाप्त कर दिया है। आपको इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है वो रामकृष्ण मिशन जो है वो इसकी स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो वो आपकी स्थापना की जाती है 1857 में स्थापना होती है रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे इनके द्वारा जो भी कोर्स दिए हुए हैं वो कोर्स एक तरीके से आपको उनके बारे में याद भी रखना है, क्योंकि आपको उस कोर्स को यानी कि इस कथन को लिख के पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और ये अपने निजी जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई स्टूडेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसे का पेपर लिखना होता है, और उस ऐसे के पेपर के लिए आपको अच्छे कोर्स की वहाँ पे आवश्यकता होती है, नीड रहती है। ठीक है, और एक अच्छा कोर्स से ही आप अपनी शुरुआत को बेहतर मतलब एक अपने ऐसे को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद भी रखनी चाहिए, ताकि आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को चेंज करने में काम आए। उसके बाद में हम देखेंगे आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपकी अमेरिका में होती है, ठीक है, लेकिन इंडिया में जो होती है वो आपकी एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लाटवस्की और कर्नल HS आस्कट के द्वारा न्यूयॉर्क में की जाती है। ठीक है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसके आपके जो संस्थापक है वो भारत में जनवरी 1879 में पहुंचते हैं और 1882 में अडियार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित करते हैं। ठीक है, आपके भारत में कहाँ पे? अडियार में इस सोसाइटी का यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मुख्यालय स्थापित किया जाता है। 1888 से लेके आपके 89 तक एनी बेसेंट जो है इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य रहती है, और उसके बाद में जब वो भारत आती है तो भारत आने के बाद में वो कब आई थी? 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है। ठीक है, कब आती है? 1893 में वो भारत आई थी, जब 1893 में आपके विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो गए थे आपके भाषण देने के लिए। धर्म सभा जो भाषण हो रहा था आपके शिकागो में, वहां पे गए थे। ठीक है, उनकी विचारधारा को यानी कि एनी बेसेंट की विचारधारा को यहाँ के लोगों ने देव विज्ञान के नाम से जाना इनको। ठीक है, देव विज्ञान या विज्ञान के नाम से एनी बेसेंट को पुकारा।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व और परमेश्वर की विविधता में विश्वास रखते थे। साथ ही इस दर्शन पर हिंदू और बौद्ध आपके दर्शन का दोनों का ही प्रभाव था। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि कभी आपको पूछ लिया जाए क्यों, क्योंकि ये आपके परमेश्वर में विश्वास करती थी सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑलमोस्ट आपकी न्यूयॉर्क की थी, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इस पे थियोसॉफिकल सोसाइटी पे जो प्रभाव देखा जाता है वो आपके हिंदू या ईसाई का देखा जा सकता है, ठीक है, या आपके पारसी का दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का ही प्रभाव था, ठीक है। और ये लोग पूर्ण जन्म और कर्म के सिद्धांत पे विश्वास करते थे, ठीक है, पूर्ण जन्म और विश्वास कर्म के सिद्धांत पे। जब आपके एच.पी. आलकाट की, आपकी एच.एस. आस्काट की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में 1907 में एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी जाती है, ठीक है। जैसे ही आपके आस्काट की मृत्यु होते ही एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन जाती है। और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। तो बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो आपके वो की थी एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से इसका नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया जाता है, ठीक है। इसी का सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नाम बदलकर क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने जो आपके समाज सुधारक आंदोलन देखे, समाज सुधारक आंदोलन में आपका जो यंग बंगाल आंदोलन हुआ, रामकृष्ण मिशन आंदोलन हुआ एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी हुई, ठीक है। तो ये जो सारे आंदोलन थे वो आपके हिंदू से संबंधित थे, यानी कि हिंदू व्यक्तियों को लेके थे। कुछ मुसलमान समाज के लोगों ने भी आंदोलन को चलाए थे भारत में, उन्होंने भी समाज के लिए अच्छे कार्य किए थे, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो हमें इम्पोर्टेंट आपके जो फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे आपके कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जिसमें आपके सबसे पहले हमने जो कंप्लीट किया था वो ब्रह्म समाज कर लिया, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने वेद समाज देखा, प्रार्थना समाज देखा, आर्य समाज हुआ। आर्य समाज के बाद में हमने यंग बंगाल आंदोलन देखा, फिर आपका रामकृष्ण मिशन हुआ एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है, ठीक है ना। आपके एक दो पॉइंट मैं आपको नोट करवा लेती हूँ, जैसे कि आपके छोटे कीवर्ड्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी धर्म सभा की स्थापना हुई थी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपके जो धर्म सभा की स्थापना हुई थी, आपको जो भी लिखवा रही हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये सिर्फ कीवर्ड है आपके, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो धर्म सभा की स्थापना है वो राधा कांत देव ने की थी आपकी, ठीक है। किसने की थी, राधा कांत। 1830 में आपके राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। क्योंकि आपके मिलान के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो इसको आपको नोट डाउन करना है कि आपकी धर्म सभा की स्थापना जो है किसने की थी, वो आपके राधाकांत देव ने की थी, ठीक है। फिर आपका जो देव समाज है, वो देव समाज की जो आपकी स्थापना है वो आपकी किसने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, ठीक है, देव समाज की स्थापना। देव समाज की स्थापना 1887 में आपके शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्री ने स्थापना की थी आपकी किसकी, देव समाज की, ठीक है। देव समाज की स्थापना हुई। उसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे
वो 2 फैक्ट थे, इसको आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कि देव आपकी धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव के द्वारा, देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा आपकी स्थापना की जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम मुस्लिम सुधार आंदोलन देखेंगे, ठीक है। मुस्लिम सुधार आंदोलन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है आपका अलीगढ़ का आंदोलन, ठीक है। और अलीगढ़ के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो वह है आपके सर सैयद अहमद खां, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1864 में हुई थी, गाजीपुर में, जो अंग्रेजी शिक्षा का एक क्या था, ये स्कूल था, ठीक है। उसके बाद में 1864 से लेके 65 के बीच में एक वैज्ञानिक सभा की स्थापना की जाती है, और फिर 1857 में आपके अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला गया था, और 1878 में यही अलीगढ़ आपका जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है इसको कॉलेज बना दिया जाता है, और फिर 1820 में आते आते ये आपके मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है। तो अलीगढ़ आंदोलन के बारे में आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना आपके सर सैयद अहमद खां द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की जाती है वो 1857 में हो जाती है। 57 में जब की गई थी तब आपका अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको 1878 में इस स्कूल को परिवर्तित किया गया कॉलेज में, और इस कॉलेज का 1820 में नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। और मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसको क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। इस डेट को लेके मुझे थोड़ा इश्यू है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि 1818 में कॉलेज बनने के बाद में 1820 में ये मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ये कुछ आपका फैक्ट सेट ही बैठ रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर में आपका बता देंगे, कल की क्लास में इसको रिव्यू करके बताएंगे, ठीक है। 1888 में सैयद अहमद खां पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, और फिर इन्होंने इनके विचारों से प्रभावित होकर एक पत्रिका निकाली थी, यानी कि किसके द्वारा, तो आपके सैयद अहमद खान ने पत्रिका निकाली थी तहजीब उल अखलाक, ठीक है। तहजीब उल अखलाक नाम की पत्रिका निकाली गई थी। साथ ही अलीगढ़ आंदोलन धीरे धीरे हिंदू और कांग्रेस का कट्टर विरोधी होता जाता है, ठीक है। यानी कि अलीगढ़ आंदोलन जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया था, हिंदू और कांग्रेसों का कट्टर एक विरोधी होता जाता है। और फिर सैयद अहमद खां जो है, ठीक है, सैयद अहमद खां जो है वो आपके अंग्रेजी शासकों से उनकी संदेह और शत्रुता हो जाती है, और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन एक तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, अहमद खां के द्वारा स्थापना की गई थी, इस कॉलेज का नाम ध्यान रखना है, क्या से क्वेश्चंस बनेगा, और फिर ध्यान रखना है आपको ये 3 क्वेश्चन इससे आपको बन सकते हैं। उसके बाद में हम अहमदिया आंदोलन देखेंगे। तो अहमदिया आंदोलन जो है इसकी स्थापना 1889 में की जाती है, किसके द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य इनका मोटो था, वो था मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोदेश और नियमों को, ठीक है, धर्मोदेश और नियमों को उदार बनाना था, ठीक है। तो अहमदिया आंदोलन में ध्यान रखना है कब शुरुआत हुई थी और किसने की थी, ठीक है। 1889 में मिर्जा गुलाम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और उद्देश्य मुसलमानों के लिए एक तरीके से उनके धर्म को लेकर यह आंदोलन था। उसके बाद में हम देखेंगे आपके 19वीं सदी के सामाजिक सुधार अधिनियम जो एक्ट लाए गए थे। अभी तक हमने जो आपके समाज सुधारक आंदोलन देखे थे उसमें आप कुछ हिंदू व्यक्तियों के द्वारा लाए हुए समाज आंदोलन देखे, तो आपके जो मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा जो आंदोलन लाए हुए थे, जिसमें से हमने आपके अलीगढ़ आंदोलन देखा, अलीगढ़ के बाद में अहमदिया आंदोलन देखा, और अहमदिया आंदोलन के बाद में 1-2 आंदोलन और है, जैसे कि आपका देवबंद आंदोलन है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी डेट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो आपका देवबंद आंदोलन है, यही पे मैं नोट करवा रही हूँ आपको, देवबंद आंदोलन, ये आपका अंग्रेजी आंदोलन था,
मुस्लिम आंदोलन था, ठीक है। कौन सा है? देवबंद आंदोलन, जिसको आप नोट डाउन करेंगे, जो आपको 1867 में इसकी स्थापना की जाती है आपकी, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1867 में इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि कभी आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम में इस आंदोलन से संबंधित डेट पूछ ली जाएगी, तो डेट आपको ध्यान में रखना कि 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 19वीं सदी के बाद में सामाजिक सुधार अधिनियम, जो भी अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लाए गए थे, जैसे सती प्रथा को लेके यहाँ पे एक्ट आए थे, तो कुछ एक्ट आपको यहाँ पे पूर्ण विवाह को लेके आए थे, ठीक है। तो कुछ आपकी जो पत्रिकाएं चलती थी, जो भारत, जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में चलाई जाती थी, तो उनको भी यहाँ पे बंद करवाए गए थे। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार एक्ट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वह है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लाया गया था 1829 में, और नियम था 17। उसके तहत में सती प्रथा को यहाँ पे हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी किताब में नोट डाउन करते जाइए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में आपकी सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और कौन से नियम के तहत? तो वो नियम है आपका 17। सती प्रथा पर प्रतिबंध पहले सिर्फ बंगाल में लगाया था। स्टार्टिंग में जब ये एक्ट बना था, तो ये बंगाल में एक्ट बना था कि सती प्रथा को बैन किया गया था वहां पे, लेकिन उसके बाद में ये आपके बम्बई और मद्रास पे भी लागू कर दिया, और धीरे धीरे ये हर जगह पे आपका एक्ट लागू हो चुका था, यानी कि पूरे भारत में। उसके बाद में शिशुवध, ठीक है, ये भी पहले हमारे भारत में बहुत ही इसका प्रचलन चल रहा था। तो शिशुवध को भी अंग्रेजों द्वारा 13वीं सदी में, जो ये राजपूत और बंगालियों में प्रचलित था, इसको भी बैन कर दिया जाता है। और वो बैन कर दिया जाता है 1785 के, उसका नियम था आपका कौन सा? नियम 16 के तहत, ठीक है, सॉरी, आपके नियम 19 के तहत 1804 के नियम द्वारा इसको अमान्य घोषित करते हुए हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि शिशुवध को आपको 1785 में समाप्त कर दिया जाता है। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, ठीक है, उनको सुधारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करके विधवा पूर्ण विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, ठीक है, और फिर उसको कानून बना के हमेशा के लिए बंद करवा दिया, ठीक है। इसलिए 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हो गया। तो आपको इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है वो है आपका सती प्रथा कब आई और कब बैन किया गया। फिर 1856 में आपको विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो एक्ट किया था, ये दो ध्यान रखने। शिशु वाला जो है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसे इतने क्वेश्चंस आए तो नहीं है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था, ठीक है। ठीक है, आपके बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल को लेके, यानी कि आपके जो भारत में कम उम्र में जो विवाह करा दिए जाते थे, लड़कियों का जो शादी कर दिया जाता था, तो उसको लेके जब अंग्रेजों ने बिल पासित किया था, वो था आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो तिलक ने इसको अपना एक विरोध समझा। विरोध करने का उद्देश्य यह था उनका कहना कि आप भारतीय मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, भारतीय रीति रिवाजों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, और आपको कोई हक नहीं होता है कि आप हमारी जो प्रथाएं चलती आ रही है उस प्रथा में आप लोग एक्ट बनाएं। इसका निर्णय हम भारतीय लेंगे क्योंकि हमारी प्रथा है, ठीक है। तो इसी को लेते हुए बाल गंगाधर तिलक ने इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था, ठीक है। प्रोफेसर कैरवे ने 1916 में आपके भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, पुणे में, ठीक है। आपके
प्रोफेसर कैरवे महोदय ने 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की भी स्थापना की थी। कब? 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को यहाँ पे संशोधित किया जाता है, उसको बदल के इसमें शारदा एक्ट के नाम से इसको परिवर्तित कर दिया जाता है और इसके अंतर्गत जो विवाह की आयु है वो न्यूनतम की जाती है, जिसमें लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु को 18 वर्ष निर्धारित कर दी जाती है और इसी एक्ट को आपके बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, ठीक है, जिसको आपके एज ऑफ कंसेंट का नाम परिवर्तित करके शारदा एक्ट बोला गया था और ये आपका 1829 का एक्ट है, ठीक है, शारदा एक्ट 1829 का है, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका डेट इसमें नहीं दे रखा है, आप उसको डेट को नोट डाउन करना है। शारदा एक्ट कब आया था? 1829 आया था, जिसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र को 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। दास प्रथा पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाए। 1833 में एक एक्ट लाया गया और इसको फिर हमेशा के लिए 1843 में अवैध घोषित कर दिया जाता है। दास प्रथा का मतलब होता था कि जो आपके भारतीय लोग थे, ठीक है, उनको अपने एक तरीके से घरेलू कामों के लिए या उनको दास बनाकर हमेशा के लिए अपने पास में रख लिया जाता था। तो ये भी जो आपके दास प्रथा जो थी वो पीढ़ी दर भी चलती थी, तो इसी को हमेशा के लिए अंग्रेजों द्वारा बैन कर दिया गया, ठीक है, और 1843 में इसको अवैध घोषित कर दिया। अब आपके समाज सुधारक के लिए जो सत्यशोधक समाज जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जो ये आपके महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे और इन्होंने आपके जो माली समाज के थे, कहाँ के थे? और इन्होंने आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873 को और ये आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और उसके बाद में आपके ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे भी, क्योंकि उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे भारतीय समाज सुधारक आंदोलन में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपके जो 19वीं सदी के, यानी कि 19वीं सदी का मतलब आपके 1800 से लेके 1900 के बीच में जितने भी यहाँ पे कुप्रथाएं होती थी भारत में, जो भारतीय समाज के द्वारा एक तरीके से जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उसके संबंधित हमने आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझा दिया है। इसको आपको कीवर्ड को नोट डाउन करना है। जो अंग्रेजों के द्वारा ये सारे एक्ट बनाकर हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। सती प्रथा हुई आपकी, ठीक है, पुनः विवाह अधिनियम हुआ, या फिर जो कम एज में शादी करने की जो प्रथा चलती थी उसको शारदा एक्ट के माध्यम से एक एज निर्धारित कर दिया गया और उसी के तहत आपको भारतीय आपकी शादियों को वैलिड माना जाता था। लेकिन अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए आपको पता है कि 18 साल आपकी किसके लिए? लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए एज निर्धारित की हुई है, ठीक है, जो कि आज तक कभी फॉलो नहीं होती है भारत में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। हमने अपने भारतीय समाज सुधारक आंदोलन से लेके आपके मुस्लिम आंदोलन जो हुए उनको रीड किया, फिर जितने एक्ट लाए थे उनको हमने यहाँ पे आज की क्लासेस में समाप्त किया, ठीक है। तो कल से जो हमारा आपका प्रॉपर न्यू टॉपिक रहेगा और उसमें से आपके इस जो भी आज की क्लासेस में हुआ है उसको आप अच्छे से एक बार क्लास को अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखिए और अच्छे से क्लास को रीड कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जितने फैक्ट्स आपको लिखवाए हुए हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो कल से हम न्यू टॉपिक की शुरुआत करेंगे आपकी, और आज की क्लासेस को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो आप सभी कल की क्लास में फिर इवनिंग में हम आपकी 4 बजे क्लासेस लेंगे, तो आप सभी रेडी रहिएगा उस क्लास में और अच्छे से आपको
माइंड फ्रेश होके एक एकांत में बैठ के उस क्लासेस को लेना, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। ठीक है, तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि सभी सारे स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सके और अच्छे से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कतें आ रही है या कुछ आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और कल की क्लासेस में हम फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। हैव ए गुड डे।